इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसके अंदर हम सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक देखेंगे। इससे पहले के जितने सेक्शंस हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर रखे हैं। अगर आपने वो सेक्शंस नहीं देखे या अगर आपने वो सेक्शंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो सेक्शंस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 26 के ऊपर, जो कि बात करता है कैपेसिटी टू मेक असेट्रा, प्रॉमिसरी नोट्स असेट्रा। मतलब कि ये बात कर रहा है किसी कैपेसिटी के बारे में कि कौन बना सकता है। असेक्ट्रा के अंदर इंक्लूड हो जाएगा एंडोर्स करना, नेगोशिएट करना, ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें। किसको? प्रॉमिसरी नोट को। और असेक्ट्रा में इंक्लूड हो जाएंगी बाकी दोनों चीज़ें, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो किसके पास कैपेसिटी है कि वो इनको बना सकता है या ड्रॉ कर सकता है या एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपली बताया इसने कि एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो कि कैपेबल है किस चीज़ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर लॉ कौन कैपेबल होता है, ये हमें कौन से लॉ के अंदर दिया गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखा है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। तो वही सब लोग जो वहाँ पे लॉ के अंदर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं कि जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वही सब लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे बाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बाइंड कर सकता है, एंड बी बाउंड बाय द मेकिंग, और बाउंड हो सकता है किस चीज़ से? मेकिंग से, मतलब कि प्रॉमिसरी नोट, ड्राइंग मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी एंड निगोशिएशन ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि जो भी व्यक्ति लॉ के हिसाब से एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वही सभी लोग जो हैं कैपेसिटी रखते हैं उसको ड्रॉ, मेक, एक्सेप्ट, एंडोर्स, डिलीवरी, निगोशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे बताता है माइनर के बारे में कि जो माइनर है वो क्या कर सकता है? मे, ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट। यहाँ पे मेक वर्ड यूज नहीं हुआ। मेक किसके लिए होता है? प्रॉमिसरी नोट के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा होता है? जिसने पैसा पे करना होता है। तो इसलिए जो प्रॉमिसरी नोट है वो माइनर नहीं बना सकता। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी, जब वो ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर या निगोशिएट कर रहा है, तो वहाँ पे वो बाकी पार्टीज को बाइंड कर रहा है, अपने आप को बाइंड नहीं कर रहा। अगर ए बी को एक बिल एंडोर्स करता है और बी आगे सी को करता है, और इसने अगर इसकी पेमेंट करनी थी और यहाँ पे इसकी पेमेंट नहीं कर पाता, तो बी जो है वो लाइबल नहीं होगा। अगर ये माइनर था, सीधा ए लाइबल हो जाएगा। ठीक है। नथिंग हियर इन कंटेन शेल बी डीम टू एम्पावर अ कॉर्पोरेशन टू मेक, एंडोर्स और एक्सेप्ट सच इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे किसी भी कॉर्पोरेशन को पावर नहीं दी जा रही कि वो क्या करे? एंडोर्स करे, एक्सेप्ट करे इस तरीके के किसी इंस्ट्रूमेंट को। लेकिन एक्सेप्शन देता है, एक्सेप्ट इन केस इन विच अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड। लेकिन अगर इन कॉर्पोरेशन को किसी लॉ के अंदर पावर दे रखी है तो वहाँ पे फिर वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हम कौन सा एक्ट देखते हैं? अपना कंपनीज एक्ट देखते हैं। और कौन से एक्ट आ जाते हैं इस तरीके से? एलएलपी एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है। तो वहाँ पे इनको पावर्स दे रखी है, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। फिर आते हैं हम सेक्शन 27 के ऊपर, एजेंसी के बारे में बात करता है। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ, ये हर एक व्यक्ति, जो हमने भी सेक्शन 26 के अंदर पढ़ा, जो अपने आप को बाइंड कर सकता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मेक, ड्रॉ, एक्सेप्ट, निगोशिएट करके, और भी बाउंड बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट एक्टिंग इन हिज नेम। तो वो अपने आप को भी इसके अंदर बाउंड कर सकता है, मे सो बाइंड हिमसेल्फ, और भी बाउंड बाय अ ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट एक्टिंग इन हिज नेम। तो अगर उसके बिहाफ पे कोई एजेंट काम कर रहा है, वो भी उसको बाइंड कर सकता है। अगर ए के बिहाफ पे बी काम कर रहा है एज अ एजेंट, अगर बी कहीं पे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है किसके बिहाफ पे? ए के बिहाफ पे, तो यहाँ पे ए जो है वो बाइंड हो जाएगा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। A general authority to transact business and to receive and to discharge debt does not confer upon agent the power of accepting or endorsing bill of exchange so as to bind his principal. An authority to draw bill of exchange does not of itself import an authority to endorse. तो यहाँ पे जो authority है एक bill of exchange को draw करने की, does not of itself import,
इसके साथ साथ अपने आप अथॉरिटी नहीं आ जाती किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने की। फिर आते हैं हम सेक्शन 28 के ऊपर, जो बात करता है लायबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग की। जो एजेंट साइन कर रहा है उसकी लायबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। एजेंट हु साइंस हिज नेम टू अ प्रॉमिसरी नोट, कि अगर एक एजेंट ने, जैसे यहाँ पे ए ने बी को ऑथराइज किया था और बी ने अपना नाम जो है उस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर साइन किया या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर या चेक के ऊपर, विदाउट इंडिकेटिंग देयर ऑन दैट ही साइंस एज एजेंट। लेकिन बी ने ये उसके ऊपर मेंशन नहीं किया कि वो एज अ एजेंट काम कर रहा है, और दैट ही डज नॉट इंटेंड देयर बाय टू इनकर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ये भी उसने नहीं लिखा कि उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे केस के अंदर वो पर्सनली लाइबल हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ये जो उसने प्रोमिसरी नोट या जो भी था बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके ऊपर भी उसने साइन किया एज एजेंट, और उस पर उसने ये नहीं बताया कि मैं ए का एजेंट हूँ, या उसने ये नहीं बताया कि मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, तो यहाँ पे वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाहे वो चेक हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो। एक्सेप्ट टू दोज हु इंड्यूस हिम टू साइन अपॉन द बिलीव दैट द प्रिंसिपल ओनली वुड बी हेल्ड लायबल। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे जिसके लिए मतलब जिनको वो इंस्ट्रूमेंट दे रहा था उन्होंने उसको ऐसा इंड्यूस किया और ये बिलीव करने के लिए कि उनको पता है कि ये जो व्यक्ति साइन कर रहा है, जैसे यहाँ पे बी अगर साइन कर रहा है तो ये बी जो है ए के बिहाफ पे साइन कर रहा है, ऐसे केस में ये जो चीज़ है यहाँ पे बी फिर लाइबल नहीं होगा, अदरवाइज बी जो है वो लाइबल होगा। सेक्शन 29 क्या बोलता है, लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग। अब मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर अगर एक लीगल, जैसे अगर ये जो मेन व्यक्ति है इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये भी यहाँ पे साथ में साइन कर रहे हैं। अब इनकी लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी क्या लायबिलिटी होगी अगर वो इसके इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं। तो अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पर्सन हु साइंस इज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज लाइबल पर्सनली। तो वो क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे पर्सनली देयर ऑन अनलेस ही एक्सप्रेसली लिमिट्स हिज लायबिलिटी। अगर वो एक्सप्रेसली मतलब लिख के बताते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ द असेट्स रिसीव बाय हिम ऑन सच असेट, कि जितना हमें असेट्स मिलेगा उतने तक ही, अदरवाइज उनकी लायबिलिटी जो है पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट 10 लाख का बना और उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम पर्सनली लाइबल नहीं होंगे इसके लिए, एक्सप्रेसली नहीं बताया, और उनको अपने जो जो भी जिनसे वो असेट्स मिले उनको सिर्फ 9 लाख के असेट्स मिले, तो यहाँ पे जब इसको पे करने की बात आएगी तो ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा थे, ये 1 लाख एक्स्ट्रा उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपने पास से पे करने पड़ेंगे। और अगर वो एक्सप्रेसली लिख देता और उसको सिर्फ 9 लाख की असेट मिलती तो वो सिर्फ 9 लाख ही पे करता, वो 1 लाख रुपए उसके खत्म हो जाते। तो यही बात सेक्शन 29 में बताई गई है। फिर आता है सेक्शन 30, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल को ड्रॉ करता है। मतलब कि एक व्यक्ति होता है होल्डर जिसके पास बिल होता है, उसके बाद आता है ड्रॉअर जो उसको ड्रॉ करता है, फिर आता है ड्रॉई जिसने उसको पे करना होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ड्रॉअर किसके अंदर आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर आता है। यहाँ पे प्रोमिसरी नोट की बात नहीं हो रही, क्योंकि ड्रॉअर जो है इन्हीं दोनों के अंदर होता है, प्रोमिसरी नोट के अंदर मेकर होता है। तो जो ड्रॉअर है बिल ऑफ एक्सचेंज का या चेक का, इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई। तो यहाँ पे अगर ये ड्रॉई इस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कर देता है, मतलब कि ये जो होल्डर जब ड्रॉई के पास पेमेंट लेने के लिए गया ये इसकी पेमेंट नहीं करता, तो ऐसे केस के अंदर और एक्सेप्टर देयर ऑफ टू कंपनसिएट द होल्डर, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस होल्डर को कंपनसिएट करेगा प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू। लेकिन ये कंडीशन जरूरी है कि यहाँ पे इसको इसका ड्यू नोटिस मिला हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नोटिस नहीं मिलेगा तो फिर ये इसको कंपनसिएट नहीं करेगा। डिसऑनर हैज बीन गिवन टू रिसीव बाय द ड्रॉअर एज हियरिन फॉर प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे इसकी कंपनसेशन देने की बात हो रही है। तो ड्रॉअर जो है जिसने बिल बनाया था उसकी ये लायबिलिटी होती है कि वो होल्डर को क्या करेगा, कंपनसिएट करेगा कि भाई उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो जो चेक था या बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया, उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ओरिजिनल अमाउंट तो पे होगा ही होगा, उसके अलावा कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा ड्रॉअर को, किसको, होल्डर को। तो ये सेक्शन हमने कौन से समझे,
26 टू सेक्शन 30 समझे। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।